नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आपके लिए जैनिज़्म का पार्ट 2, जो कि वादा किया था संडे को आएगा। तो वादे के मुताबिक आज हम पढ़ेंगे जैनिज़्म का पार्ट 2। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। पहले बता दूँ, आप देख रहे हैं लॉजिक बिहाइंड हिस्ट्री और मैं हूँ आप सभी का जानते हैं ना कौन? लव। तो चलिए शुरू करते हैं स्लाइड नंबर 1 की ओर रुख करते हैं अपना। तो दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने पहली स्लाइड, जिसमें है वाई राइजिंग जैनिज्म। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने पिछली वीडियोस देख ली होंगी, जिसमें मैंने जैनिज्म का पिछली डिटेल बताई थी, इसका ओरिजिन वगैरह वगैरह, और उसके तीर्थंकरों के बारे में बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आपको सजेशन में वीडियो मिल जाएगी, जल्दी से जाके वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों, रुक करते हैं वाई राइजिंग जैनिज्म। जैनिज्म जो धर्म है, उसका इतना प्रचार प्रसार क्यों हुआ? पहला, वैदिक रिलीजन काफ़ी रिचुअलिस्टिक बन चुका था। वैदिक रिलीजन या हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म को कहा गया है, अब वो बहुत ही रिचुअलिस्टिक, मतलब एक चीज़ करने के लिए हमें काफ़ी रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम अगर हम कुछ छोटे से छोटा भी करें तो उससे पहले हमें संकल्प करना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसलिए लोगों का उसमें से मतलब इंटरेस्ट कह सकते हैं हम, आजकल तो धर्म इंटरेस्ट की चीज़ ही बन गई है। तो दो लोगों का इंटरेस्ट उसमें से काफ़ी ख़त्म हो रहा था कि मतलब रिचुअल बहुत फ़ॉलो करने पड़ रहे थे। दूसरा रीज़न आता है कि जो तब जो प्रचार लैंग्वेज थी वो थी प्राकृत और पाली, और जैनिज़्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे पाली और प्राकृत में लिखे गए हैं। पर जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, हम सब जानते हैं। तो लोगों को तब पाली और प्राकृत ज़्यादा अच्छे से आती थी, तो इसलिए जैनिज़्म का इसकी वज़ह से भी प्रचार प्रसार हुआ। अब अगला आता है कि सारे कास्ट, इसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं हिंदू धर्म में वर्ण सिस्टम है, पर तब जो था वर्ण सिस्टम वो बर्थ के आधार पे हो चुका था। उससे पहले मैं आपको बताया है कि जब वर्ण सिस्टम है, इट इज़ नथिंग एल्स देन डिपेंडेंट ऑन कर्म, मतलब कर्म के सिवा कुछ नहीं है वर्ण सिस्टम पर। तब जन्म के आधार पर वर्ण सिस्टम हो गया था, तो इसी का खंडन करने के लिए जैनिज़्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और सब कास्ट इक्वली यहाँ ट्रीट की गई। पर जैसे हम जानते हैं जैनिज़्म में काफ़ी उनको मतलब जो लोअर कास्ट थे, जैसे उनको शूद्रों को काफ़ी बुरा ट्रीट किया जाता था हिंदू धर्म में, पर जैनिज़्म में उनको ट्रीट जो था उनको मतलब काफ़ी अच्छी तरह ट्रीट किया जाता था, इक्वली ट्रीट किया जाता था। तो यही रीज़न है कि जैनिज़्म का सेकंड बार प्रचार प्रसार क्यों हुआ? अगर हम आए अगले रीज़न पे, तो अगला रीज़न कुछ ख़ास नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मतलब जब महावीर जी जो लास्ट वर्धमान महावीर जी जो विश्व तीर्थंकर थे, जब उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके 200 साल बाद एक बहुत बड़ा फ़ेमाइन आया गंगा वैली में। गंगा वैली में बहुत बड़ा फ़ेमाइन आया तब। जो वहाँ के सम्राट थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, नाम तो सुना होगा ना? अवश्य सुना होगा। तो वो और भद्रबाहु, भद्रबाहु जो थे वो थे आचार्य। जैन संघ जो था, एक संघ बना था, उसके आचार्य, जैसे तीर्थंकर तो चले गए थे, अब तीर्थंकर नहीं थे, अब जो जैनिस्ट को लीड करते थे, जैनिज्म जो धर्म के सबसे ऊपर वाला स्थान था, उनको आचार्य कहते थे। तो जो जैन संघ था, जो उसके आचार्य थे भद्रबाहु, वो दोनों कर्नाटका में गए, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु दोनों कर्नाटका के उन्होंने रुख किया, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो वानप्रस्थ आश्रम में चले गए थे। उन्होंने कहा था अब मैं राजकीय धर्म से संन्यास ले लूँगा, और वो उन्होंने बाकी जीवन अपना जंगल वगैरह में बिताया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जी की मृत्यु भी कर्नाटका में ही हुई है। तो इसकी वजह से जैनिज़्म जो है सदर्न इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में इसका प्रचार हुआ। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड जैसा कि आप देख रहे हैं स्प्लिट इन जैनिज़्म। जैनिज़्म के 2 हिस्से क्यों हुए? अब इन 2 हिस्सों पे आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आज जो जर्नलिस्ट है वो 2 हैं, हिस्सों में बँटे हैं, जैसे कि एक है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। तो पहले हम बैक जाएँगे भद्रबाहु पे। भद्रबाहु मैंने आपको पहले ही बताया है ना, पिछली स्लाइड में कौन थे? लास्ट आचार्य ऑफ यूनिफाइड जैन संघ, ठीक है? तो जब जो भद्रबाहु थे वो साउथ की ओर चले गए थे, तो स्थूलबाहु वो नॉर्थ में रह गए थे अपने फॉलोअर्स के साथ, मतलब अब स्थूलबाहु अगले आचार्य बन गए थे, पर यूनिफाइड के नहीं थे। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये यूनिफाइड के भद्रबाहु लास्ट थे, अगले जो आचार्य थे वो स्थूलबाहु बन गए थे।
अब स्थूलबाहु जो थे, उन्होंने एक कोड में चेंज लाए कि अब जो जैनिस है वो व्हाइट कपड़े डाल सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ना कि जैनिस पहले क्लॉथ डालने में विश्वास नहीं रखते थे, मतलब वो नहीं कहते थे कि अगर जैसे हम हैं वैसे ही हम दिखाएँ अपने आप को, कपड़े डालने में वो विश्वास नहीं रखते थे। पर यहाँ पर स्थूलबाहु ने काफ़ी चेंज लाए कि उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट जो जैनिस्ट का वो चेंज किया और उनको श्वेत कपड़े जिसे हम कहते हैं ना व्हाइट व्हाइट कपड़े डालने के लिए उन्होंने कहा। तो इसकी वजह से स्प्लिट हुए जैनिज़्म 2 मतलब हिस्सों में 2 सेक्ट्स में स्प्लिट हुए। 2 सेक्ट्स सेक्ट्स कौन से थे 2? एक तो हिस्सा है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। अब जो श्वेतांबर व्हाइट क्लैड क्लोथ्स वाले थे वो नॉर्थ में रह गए थे क्योंकि स्थूलबाहु नॉर्थ में रह गए थे, पर साउथ में इसका ज़्यादा प्रचार नहीं हुआ, उन्होंने इसे अपोज़ किया तो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया दिगंबर। दिगंबर इसलिए क्योंकि दिगंबर का मतलब होता है अंबर, दिग-अंबर। दिग मतलब क्या कहते हैं क्लैड और अंबर मतलब जैसा कि हम जानते हैं स्काई। अब यहाँ जो क्या कहते हैं क्लैड का मतलब होता है क्लैड का मतलब होता है नेकेड, मतलब एज़ नेकेड एज़ द स्काई, मतलब जैसे आसमान कपड़े नहीं पहनता वैसे वो भी नहीं पहनते। तो ये मेनली साउथ इंडिया में मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में दिगंबर ग्रुप बिल्कुल कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली स्लाइड है जैन काउंसिल की। पर इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आ रही तो नीचे कमेंट में सजेशन में ज़रूर कुछ लिखिए जो हमें इम्प्रूव करना चाहिए। पर वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है अगली स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे जैन काउंसिल की। अब जैन काउंसिल जो है 2 जैन काउंसिल हुई, मतलब जो 2 बार सारे जो जितने भी जैनिस्ट थे वो 2 बार मिले एक जगह पे। एक नहीं 2 जगह पे। तो पहली जगह जहाँ मिले जब फर्स्ट जैन काउंसिल हुई, वो हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र जैसे कि हम जानते हैं पटना का पुराना नाम है। पटना बिहार में पड़ता है, बिहार की राजधानी है पटना। तो पाटलिपुत्र में करीब 300 बीसीई में ये फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी। अब इसको हेडेड बाय मतलब कौन इसके प्रधान थे? इसके प्रधान थे स्थूलबाहु। स्थूलबाहु का नाम पिछली स्लाइड में आपने सुन लिया होगा ना। तो ये है फर्स्ट काउंसिल। अब आते हैं सेकंड काउंसिल पे। अब जो सेकंड काउंसिल है वो हुई थी वल्लभी। वल्लभी गुजरात में एक जगह है। ये कब हुई थी? 5th सेंचुरी में। समझ आए? 5th सेंचुरी में ये हुई थी। वो बीसीई में हुई थी ना, ये बीसीई में नहीं, ये सीई में हुई थी। अब इसका प्रधान कौन थे? इसके प्रधान थे देवरथिगाना। ठीक है, ये भी काफी मशहूर थे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसका है कि इसमें 12 अंग कंपोज किए गए थे। 12 अंग इसमें कंपोज किए गए थे। तो 12 अंग क्या है? ये 12 अंग डैनिस्ट के ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ कंपोज हुए थे सेकंड काउंसिल। दोस्तों जल्दी से आते हैं आखिरी स्लाइड पे। भारत के कुछ राजघराने जो कि जैनिस धर्म से काफ़ी रिलेटेड थे, मतलब वो जैनिस थे। तो पहली आती है कदम्ब डायनेस्टी। अभी जो कदम्ब डायनेस्टी मेनली आज के कर्नाटका में पड़ती है, कुछ हिस्से आंध्र प्रदेश के भी हैं इसमें। और अगली आती है गंगा डायनेस्टी। गंगा डायनेस्टी बहुत छोटी डायनेस्टी थी। इसके चारों मतलब जो स्टेट्स हैं कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इनके साथ साथ थोड़ी थोड़ी एरिया लगते थे। बहुत छोटी डायनेस्टी, मतलब एकदम साउथ में कर्नाटका के। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अगला आता है अमोघवर्ष। ये कोई डायनेस्टी नहीं है, ये राजा का नाम है। अमोघवर्ष थे वो राष्ट्रकूट एम्पायर के राजा थे। ये राष्ट्रकूट एम्पायर बहुत मशहूर एम्पायर हुआ, इसके बहुत ही प्रतापी राजा, आखिरी सबसे प्रतापी राजा हुए हैं अमोघवर्ष। अब अगले आते हैं कुमारपाल। कुमारपाल जो थे वो चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। चालुक्य डायनेस्टी मेनली साउथ की बहुत चोला डायनेस्टी की मेन जो है कॉम्पिटिटर हुई है। तो कुमारपाल भी काफी प्रतापी राजा थे। अब हम आते हैं नॉर्थ इंडिया की बात पे। तो नॉर्थ इंडिया में आते हैं सबसे पहले बिंबिसार और अजातशत्रु। इन दोनों का जिक्र मैंने आपको वैदिक सिविलाइजेशन के पार्ट 1 में करा था। अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 देख सकते हैं आप। तो अगले आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हम सब जानते हैं मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने मौर्य वंश बनाया, उनको क्या कहा जाता है, अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने जब राजपाट त्याग दिया था उसके बाद इन्होंने जैन धर्म अपनाया। बिंदुसार ने भी जैन धर्म, बिंदुसार जानते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे।
चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने भी जैन धर्म अपनाया था। अब अगले आते हैं लास्ट खड़गवेला। ये खड़गवेला जो है ये क्या कह सकते हैं, ये जो है मेनली कलिंग डायनेस्टी के राजा थे। कलिंग डायनेस्टी नहीं, कलिंग एरिया मतलब उड़ीसा। कलिंग तो बहुत मशहूर हुआ है ना, कलिंग वॉर अशोका जी ने बहुत मशहूर की है, सम्राट अशोक ने। और ये जो है ये है महामेघवाहाना डायनेस्टी के राजा खारवेला। तो खारवेला के नाम भी काफ़ी मशहूर हुआ है क्योंकि इन्होंने भी अपने एरिया में बहुत डेवलपमेंट कराई थी। अब बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसे ही मज़ेदार, रोचक, इंटरेस्टिंग और कुछ अनसुनी वीडियोस लाता रहता हूँ। फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।